एपिसोड 10 की शुरुआत एक बहुत ही थ्रिलिंग सीन से होती है, जहां एक लेडी ज़मीन पर गिरी हुई होती है उसके सर से खून बह रहा होता है। वहीं दूसरी लड़की के हाथ में खून से सना हुआ पत्थर होता है। वो ज़मीन पर गिरी हुई लड़की को चेक करती है कि वो जिंदा है या नहीं, और घबराते हुए अपना ट्रक लेकर वहां से भाग जाती है और रास्ते में एक जगह रुककर बहुत सारी सिगरेट्स पीती है और कुछ सोचकर आगे बढ़ती ही है, तभी फिर से सिगरेट जलाती है, लेकिन लाइटर नीचे गिर जाता है और उसे उठाने के लिए झुकती है। इतने में किसी को ट्रक से टक्कर लग जाती है। वो घबराकर उतरकर देखती है तो ये वही लड़की होती है जिसको थोड़ी देर पहले वो ज़मीन पर खून में लथपथ पड़ा हुआ छोड़ आई थी। वो घबराते हुए चीखने लगती है और सीन शिफ्ट होता है यूलियम लॉ फर्म में, जहां कांगोमिन अपना काम कर रही होती है। तभी उसके पास एक कॉल आता है और सामने वाला आदमी उसे बताता है कि वो डिटेक्टिव है और किम योंग मी को कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है, और उसे बताया है कि कांगोमिन उसकी लॉयर है और बिना लॉयर के वो किसी को भी सवाल के जवाब नहीं देगी। कांगोमिन कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं उन्हें जानती हूँ। पुलिस वाला कहता है कि बेशक आप बिजी होंगे, लेकिन आपको एक बार पुलिस स्टेशन आकर ये सब कंफर्म करना होगा। कांगोमिन कहती है कि ठीक है, मैं आती हूँ। अगला सीन पुलिस स्टेशन का होता है, जहाँ पुलिस ऑफिसर किम योंग मी को बताता है कि अटर्नी इयोन आपसे मिलने आए हैं। कांगोमिन पूछती है कि इससे पहले क्या हम कहीं मिले हैं। वो कहती है कि हाँ, मैं जानती हूँ तुम भूल जाओगी, लेकिन मेरी इस हालत की एक हद तक तुम भी जिम्मेदार हो, इसलिए मेरा केस तुम्हें लड़ना होगा। ये सुनकर कांगोमिन बहुत हैरान हो जाती है। अब हम देखते हैं कि कांगोमिन जियोन और चोई के साथ एक सैलून में होती है और ये सब डिस्कस कर रही होती है। वो कहती है कि शायद वो तुम्हारी मिडिल स्कूल की दोस्त हो, क्योंकि तब तुम अलग स्कूल में थी। कांगोमिन कहती है मैंने चेक किया था, लेकिन वो मेरे साथ नहीं थी और वो एज में भी काफ़ी बड़ी है और उसने अपनी पढ़ाई यूएस से कंप्लीट की है। तभी जियोन पूछती है क्या तुम ये केस लोगी। कांगोमिन कहती है ना करते हुए भी अजीब लग रहा है, लेकिन कंपनी ने प्रोबोनो के लिए भी मना कर दिया है, इसलिए रिटेनर फीस लगेगी, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो फीस दे पाए। फिर अपना सैलून सेशन ख़त्म करने के बाद पूरे रास्ते कांगोमिन किंग योंग के बारे में सोचती हुई अपने घर आती है और रात में कुछ काम कर रही होती है। तभी ड्रॉअर में उसे हैंकी मिलता है, जो कि इयोन का होता है। वो याद करती है कि कैसे कल रात वो इयोन के साथ थी और वो कितना खुश था। तभी वो हैंकी को स्मेल करती है, इयोन की खुशबू को महसूस करना चाहती है, लेकिन उसकी खुशबू गायब हो जाती है। वहीं अगली सुबह ऑफिस में मिंजू एक बार फिर लीजिन को इग्नोर करने की कोशिश करती है और लीजिन ये देख लेता है और इयोन के ऑफिस में जाकर टीम डिनर के लिए बोलता है। इयोन उससे कहता है कि अभी कुछ दिन पहले ही तो गए थे, लेकिन लीजिन कहता है कि एनिवर्सरी थोड़ी है जो साल में एक बार हो, और वैसे भी लास्ट डिनर में तुम आए ही नहीं थे। इयोन कहता है कि ठीक है, अगर सभी टीम मेंबर को कोई दिक्कत नहीं है तो मैं आ जाऊंगा। लीजिन कहता है कि ठीक है, मैं सभी को जोर देकर आने के लिए कहूँगा, स्पेशली मिंजू को। वो आजकल टीम से थोड़ी अलग रहने लगी है। इयोन उसे घूरता है और लीजिन वहाँ से चला जाता है। अब रात में डिनर पर सभी इंजॉय कर रहे होते हैं। इयोन चेहू का ख्याल रखता है कि वो अच्छे से खाए, उसे खुद सर्व भी करता है। चेहू बाहर बैठी होती है। कांगोमिन उसके पास आकर पूछती है कल पुलिस स्टेशन में सब ठीक हो गया था, सब बिजी थे इसलिए कोई पूछ नहीं पाया, लेकिन सबको तुम्हारी फिक्र थी। चेहू उसे बताती है कि उसकी मॉम बहुत सीधी हैं। जब उसको पता चला कि मैं वकील हूँ तो उसने मेरे नाम से फ्रॉड किया और मेरी मॉम को फंसा दिया। अब विक्टिम 20 मिलियन वॉन मांग रहे हैं, नहीं तो वो केस कर देंगे। पास सेविंग और डिपॉजिट मिलाकर 20 मिलियन है। शुक्र है लोन नहीं लेना पड़ेगा। कांगोमिन उससे पूछती है क्या तुम पैसे देने का सोच रही हो। चेहू हाँ में जवाब देती है। कांगोमिन उससे कहती है कि ज़रूरी नहीं माँ बाप आग में कूदे तो हम उनका साथ दें। अगर तुम पैसे दे दोगी तो तुम्हारी मॉम कभी संभल नहीं पाएंगी और इस सब से कभी निकल नहीं पाएंगी। चेहू कहती है कि तुम ठीक कहती हो, मैं इसके बारे में फिर से सोचूंगी। इयोन उनकी बातें सुन लेता है। तभी लीजिन सबसे आफ्टर पार्टी का पूछता है, लेकिन मिंजू सबको बाय बोलकर निकल जाती है। लीजिन भी चला जाता है। चेहू भी बाय बोलती है और इयोन कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। इयोन उससे कुछ कपड़े देता है और कहता है ये तुम्हारी जुड़वा बहन के लिए है। वो उसे थैंक्स कहती है। इयोन बताता है कि हमारी कंपनी टारगेट पूरा करने वाले एम्प्लॉयज़ को लोन देती है और अगर तुमने ये अचीव कर लिया तो तुम लोन के लिए अप्लाई करके एक अच्छी जगह घर ले सकती हो, जहाँ तुम और तुम्हारी बहनों को कोई दिक्कत नहीं होगी, और कभी भी तुम्हें किसी मदद की ज़रूरत हो तो कहीं और मत भटकना, मुझे याद करना। चेहू ये सुनकर इमोशनल हो जाती है और उसे थैंक्स कहती है और यून वहाँ से चला जाता है। वहीं लीजिन मिंजू के घर जाता है और उसे घर जाने का कहती है। लीजिन उससे पानी मांगता है और उसका हाथ पकड़ लेता है।
वो उससे हाथ छुड़वाते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ, उम्र में बड़ी हूँ और शादीशुदा हूँ। लीजिन कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मिंजू कहती है कि मेरी एक बेटी है और मैं दोबारा कभी माँ नहीं बन सकती। लीजिन कहता है ये सब ऊपर वाले के हाथ में है, और कोई बहाना है तो बताओ, और शादी नहीं कर सकती हो तो डेट ही कर लेते हैं, और मैं आपसे प्यार करता हूँ, और दोनों के बीच एक लव मोमेंट क्रिएट हो जाता है। वहीं हमें किंग योमी को दिखाया जाता है कि जो कि जेल में सो रही होती है। तभी उसे सपने आते हैं कि उसे कुछ लड़कियां स्कूल में बुली कर रही हैं। वो वॉशरूम में पढ़ रही होती है तो उस पर पानी डालती हैं, उसे बहुत मारती हैं और वीडियो भी रिकॉर्ड करती हैं। सिगरेट से उसका फेस जलाती हैं। तभी वो घबराकर चीखती हुई उठती है। तभी हम देखते हैं कि उसके हाथ में एक न्यूज़पेपर कटिंग है जिसमें उसी लड़की का फ़ोटो है जो उसे बुली किया करती थी। उसके साथ जेल में बाकी कैदी भी उठ जाते हैं और कहते हैं कि इसका रोज़ का यही हो गया है, ये कोई पागल है। अगली सुबह लीजिन को दिखाया जाता है जो मिंजू के घर सो रहा होता है। उसकी आंख खुलती है तो वो मिंजू को ढूंढता हुआ आता है जो कि जिम जा चुकी होती है। वहीं मिंजू लास्ट नाइट लीजिन के साथ बिताए पलों को याद करके बहुत एम्बैरेस हो रही होती है। अगले सीन में हमें देखते हैं कि पुलिस कांगोमिन को बताती है कि किंग योंगमी की हालत बहुत ख़राब है। वो रात में चीख कर उठती है जिससे और कैदियों को भी दिक्कत होती है। कांगोमिन जब उससे मिलने जाती है तो वो कोई फार्मूला बड़बड़ा रही होती है और उसे बताती है कि वो अपने स्कूल की टॉपर रही है। कांगोमिन उससे पूछती है लेकिन रिकॉर्ड में तो आप मिडिल स्कूल तक ही पढ़ी हैं। किंग योंगमी सारी कहानी बताती है कि कैसे उसे स्कूल में बुली किया जाता था और वो डिप्रेस हो गई और साइकाइट्रिस्ट दवाइयाँ लेने लग गई। कांगोमिन उससे पूछती है कि जब हम पहली बार मिले थे तो आपने कहा था कि आपके हालत की कहीं ना कहीं मैं भी जिम्मेदार हूँ। ये सुनकर वो कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। वहीं ऑफिस में लीजिन मिंजू को ढूंढ रहा होता है लेकिन तभी उसकी सेक्रेटरी आकर बताती है कि वो किसी केस के सिलसिले में बाहर गई हैं और कल ही लौटेंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नायन और यून किसी केस पर काम कर रहे होते हैं। ये वही केस होता है जिसके बारे में हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था, जहां पर नायोन एक केस लड़ रही थी और उसे इस केस से हटा दिया गया था। नायोन को अपने पुराने क्लाइंट और अपने दोस्त से मिलकर उस केस के बारे में याद आ गया था और वे उस केस को दोबारा से खोलना चाहती थी। अब जैसे ही कांगोमिन अपने ऑफिस में एंटर होती है, एक लेडी उसके कपड़ों पर कॉफ़ी फेंकने की कोशिश करती है लेकिन इयोन बीच में आ जाता है। दोनों ही हैरानी से उस लेडी की तरफ देखते हैं। वो बताती है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि कांगोमिन उस औरत का केस लड़ रही है जिसने उसकी बेटी को मारा है। ये औरत वही है जिसकी बेटी को किम योंगमी ने की गाड़ी ने ठोका था। अब कांगोमिन को सब याद आ गया था कि आखिर वो लड़की है कौन, और वो सीधी अपनी मॉम के पास जाती है और उन्हें कहती है कि आपने लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजन लिए हैं जिनके लिए आपको रिग्रेट होना चाहिए। उस वक्त आपको पता था कि उस औरत की बेटी उस लड़की को बुली कर रही है, आपके पास सारे सबूत थे, फिर भी आपने उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। अब कांगोमिन सारा कुछ समझ आ चुका होता है। अब वो वापस से किंग योंगमी से मिलने जाती है और उसे याद आता है कि उसका असली नाम किम योंगसू था और किम योंगसू को भी पता चल चुका था कि कांगोमिन को सब याद आ चुका है। अब वो उसे सब कुछ बताने के लिए तैयार थी। कांगोमिन से कहती है कि तुम भी मेरी हालत की उतनी ही जिम्मेदार हो जितनी कि वो लड़कियां हैं। जब वे मुझे परेशान करती थी तुम दूर से खड़ी हुई सब कुछ देखती थी, तुमने मेरी कभी कोई मदद नहीं की। अगर तुम चाहती तो आवाज़ उठाती, शायद आज मेरी ये हालत ना होती, शायद मैं भी तुम्हारी तरह एक अच्छी जॉब कर रही होती, अच्छी लाइफ स्पेंड कर रही होती। कांगोमिन उससे कहती है कि वह उसे इस केस से बाहर निकालेगी। वो इयून से मिलने आती है और उसे सारी बात बताती है और कहती है कि वो इस केस को अकेले हैंडल करेगी क्योंकि उसे लगता है कि वो इस केस का एक अहम हिस्सा है। उसका ये केस लड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उस लड़की को इंसाफ मिल सके। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब कांगोमिन की मॉम उसे स्कूल में ड्रॉप करके आ रही होती हैं तब वह लड़की जिसने एक फ़ोन देखते हुए उसकी गाड़ी के सामने आ जाती है लेकिन उसे कुछ होता नहीं है, वो बच जाती है, पर उसका फ़ोन वहीं पर गिर जाता है और कांगोमिन उसके फ़ोन ये सब देखकर हैरान होती है कि ये लड़की कैसे किम योंगसू को बुली कर रही है। कांगोमिन की मॉम उस लड़की के मॉम से मिलने जाती है और उसे सब बताती हैं लेकिन उसकी मॉम कांगोमिन की मॉम को भड़काने की कोशिश करती है कि तुम्हारी बेटी पढ़ाई में बहुत अच्छी है, लेकिन जब से किम योंगसू स्कूल में आई है तब से वो भी बेटर परफॉर्म नहीं कर पा रही
जाती है। तो तभी तो उस लड़की का साथ देना चाहती हो। कांगोमिन की मॉम उससे कहती हैं कि तुम मुझे भड़काने की कोशिश कर रही हो, मैं सिर्फ सच का साथ देना चाहती हूँ जो गलत है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहती हूँ। जिसके जवाब में उस लड़की की मॉम कहती हैं कि वो इतनी पावरफुल हैं कि उनके खिलाफ आवाज़ उठाना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। जो कोई ये करना चाहता है उसके साथ क्या हो सकता है वो सोच भी नहीं सकता। ये सुनकर कांगोमिन की मॉम डर जाती हैं और इस सब से दूर हो जाती हैं। कांगोमिन भी दूर खड़ी ये सब देखती रहती है। ये सारी बात कांगोमिन इयुन को बताती है। इयुन कांगोमिन को केस लड़ने की परमिशन दे देता है। इधर मिस नायोन एक लड़के के साथ बैठकर डिनर कर रही होती हैं। ये वही लड़का होता है जिसे वो कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिली थी और उसने इसे ये कहकर मिलाया था कि ये चाहे नया है लेकिन काम में अच्छा है। ये लड़का नायोन से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और दोनों के बीच एक फिजिकल रिलेशन बन जाता है। वहीं कोर्ट में कांगोमिन कहती है कि उसकी क्लाइंट किम योसू क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए क्योंकि उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया है। वो कहती है कि यहाँ पर 2 बार उसे मारने की कोशिश की थी, जब उसने उस पर पत्थर से हमला किया था और हमले के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ था, और दूसरी बार जब वो गाड़ी से टक्कर खाकर उसकी डेथ हो गई थी। किम योसू ये सब जानबूझकर नहीं किया था, सब गलती से हुआ था। जज अपोजिशन लॉयर से पूछते हैं कि आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, तो वे कहते हैं कि हम इस पर केस चाहते हैं। फाइनली केस शुरू हो जाता है और आज की हेयरिंग वहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब हम देखते हैं कि कांगोमिन और उसकी टीम इस केस पर काम कर रहे होते हैं और कांगोमिन के फ़ोन पर एक मैसेज आता है जो कि उसकी मॉम का होता है और वो उसे इस केस से रिलेटेड काफ़ी डिटेल्स देती हैं। उसे केस से रिलेटेड काफ़ी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और हम देखते हैं कि अगली सुबह कांगोमिन और मिंजू बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और देखते हैं कि उसे लड़की होती है गलती से एक कस्टमर पर ड्रिंक गिर जाती है। वो कस्टमर उस लड़की पर भड़कने लगता है और वह उसे नौकरी से निकलवाने की धमकी देता है। वो लड़की उसे कहती है कि आपको क्या लगता है इस दुनिया में नौकरी की कमी है, और दोनों में बहस शुरू हो जाती है। तभी मिंजू बीच में आती है और उसे कुछ पैसे देकर कहती है कि ये लो अपने कपड़े साफ़ करवा लेना, और वहाँ पर कैफ़े का मैनेजर आता है और उस आदमी को वहाँ से जाने के लिए कहता है। अब मिंजू वहाँ से जा रही होती है तो वो लड़की उसके पीछे आती है और उसका थैंक्स करने की जगह उस पर भड़कने लगती है और कहती है आपको बीच में आने के लिए किसने कहा था, मैं खुद संभाल सकती थी। जवाब में मिंजू कहती है कि तुम बच्चों को क्या लगता है बड़े ज़बरदस्ती तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर करना चाहते हैं, कोई तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करे तो मुझे भी बुरा लगता है क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ। हमें यहाँ पता चलता है कि ये मिंजू की ही बेटी होती है। ये सुनकर उसको अपनी गलती रियलाइज़ होती है और वो मिंजू से कहती है कि क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकती हैं, मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी। मिंजू उसे अपना कार्ड देती है और वह काफ़ी ज़्यादा खुश होती है क्योंकि काफ़ी टाइम बाद वो अपनी बेटी से बात कर पा रही थी। वहीं ऑफिस में हम नायोन को देखते हैं जो कि अपनी पिछली डेट को याद कर रही होती है, कैसे उस लड़के के साथ वॉक करने गए, उन्होंने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया। वो उससे काफ़ी इम्प्रेस होती है और उस लड़के को दोबारा से मैसेज करके पूछती है कि आज शाम तुम फ्री हो। वो वहीं पर एक ट्विस्ट आता है और एक आदमी ऑफिस में उसी लड़के को डांट रहा होता है कि क्या तुमने नायोन के वीडियोज़ या फ़ोटोज़ लिए। लड़का कहता है कि नहीं, मैं कल रात में ये नहीं ले सका, लेकिन आज फिर से उन्होंने मुझे बुलाया है और आज मैं नहीं चूकूंगा। यहाँ हमें पता चलता है कि वो कंपनी के एक जासूस है जो नायोन के पीछे एक इन्वेस्टिगेशन कर रहा है ताकि वो उसके खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठे कर सके, इमेज कंपनी में ख़राब कर सके और वह कंपनी से निकाल दी जाए। इयुन इसकी सारी बातें सुन लेता है और नायोन को बताया देता है कि इस कंपनी में कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत तरीके से लोगों को पीछे धकेलना चाहते हैं और उनकी मेहनत पर पानी फेर देना चाहते हैं। वो नायोन को वार्न करता है कि ये लड़का भी उन्हीं में से एक है। अगला सीन कोर्ट का होता है जहां हम देखते हैं कि कांगोमिन उसकी मम्मी ने जो सबूत दिए थे उससे काफ़ी हेल्प हुई थी। उसकी मॉम उससे बताती है कि जो लड़की गाड़ी से टक्कर से मारी गई थी वो अक्सर ट्रैफिक रूल तोड़ा करती थी। ये उसकी आदत थी। कई बार वो कई जगहों से रोड गलत तरह से क्रॉस किया था जहाँ पर उसकी ही गलती हो सकती है। यहाँ हम देखते हैं कि उसने 6 महीने में 34 बार ट्रैफिक रूल को तोड़ा था, जहाँ पर उस लड़की की मॉम चिल्लाते हुए कहती है कि मेरी बेटी के मारे जाने के बाद भी उसी पर इल्ज़ाम लगा देना कहाँ तक सही है, और जज उसे शांत रहने के लिए कहती है। वहीं अपोजिशन लॉयर किम योसू को 25 साल की सज़ा देने की मांग करते हैं। कोर्ट कांगोमिन को अपना फाइनल स्टेटमेंट देने के लिए कहता है, जो कि वह कहती है कि वो यहाँ पर कुछ वीडियोज़ और फोटोज़ दिखाना चाहती है जिसके बाद वो अपना वर्डिक्ट सुनाने में आसानी होगी। जज उसे परमिशन दे देती है, लेकिन मॉम फिर से बीच में खड़ी होकर
बीच में इंटरफेयर करती हैं, जिसके बाद जज उसे कोर्ट से बाहर निकालने का ऑर्डर देते हैं। उसके बाद हम उस वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे उस लड़की ने किम योन सू को परेशान किया, मारा और उसका फेस सिगरेट से जलाया भी, जिसके बाद सभी लोग उसकी साइड हो जाते हैं और किम योन सू के लिए सिंपैथी फील करने लगते हैं। फिर कांग वो मिन कुछ और वीडियोस दिखाती है जिसमें हम देखते हैं कि किम योन सू हमेशा से ऐसी नहीं थी। वो पहले बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी और बहुत खुश रहा करती थी। उसकी बहुत सारी दोस्त थी। इन सब वीडियोस को दिखाने के बाद कांग वो मिन कोर्ट से रिक्वेस्ट करती है कि आप जो भी फैसला सुनाएं सभी को ध्यान में रखते हुए सुनाइएगा, क्योंकि वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। इन सब का उसके दिमाग पर बहुत गहरा प्रभाव हुआ था। अगर आप इन सबको इग्नोर करके फैसला देंगे तो उसके साथ इंसाफ नहीं होगा। जज कहती है कि वह इन दोनों केस को अलग तरह से ट्रीट करेंगे। पहला जब किम योन सू ने उस लड़की के सर पर पत्थर से अटैक किया था, दूसरा जब वो गाड़ी से के आगे आकर गलती से मारी गई थी, इसलिए वो उसे जानबूझकर मारने का दोषी नहीं पाते। लेकिन जब उसने पहली बार उसे मारने की कोशिश की तब वे दोषी थी, जिसके लिए उसे 2 साल की सज़ा सुनाते हैं। सब लोग खुश होते हैं क्योंकि 2 साल की सज़ा इतनी बड़ी सज़ा नहीं थी और क्राइम तो उस लड़की ने किया ही था, लेकिन इतना बड़ा नहीं कि उसकी लाइफ बर्बाद हो सके। वहीं हमें फ्लैशबैक से पता चलता है कि कांग वो मिन ने उसकी मॉम ने बहुत हेल्प की और वो कहती है कि उन्होंने वही किया जो उन्हें करना चाहिए था, लेकिन पहले जो मैंने किया वो मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना आए, और इसका मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। इयोन कांग वो मिन छत पर होते हैं और कांग वो मिन इयोन का शुक्रिया करती है कि आपने मुझे इस केस में बहुत हेल्प की, जिसकी वजह से मैं ये केस जीत पाई। ये सुनकर इयोन मुस्कुराने लगता है और कांग वो मिन उससे कहती है कि आप ऐसे ही मुस्कुराते रहा करो, आप ऐसे ही अच्छे लगते हो, और इयोन चुपचाप उसे देखता रहता है और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और ऐसे ही एंटरटेनिंग कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।